हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जो आपके लिए तैयारी चल रही है 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम की, तो उससे संबंधित आज की वीडियो में जो कल आपका सोशलॉजी यानी कि जो आपका समाजशास्त्र है, उससे संबंधित जो आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित आपके एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। आपके जो एमसीक्यूज़ है उनमें आंसर सीधा सीधा दिया गया है। कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई गई है, लेकिन प्रश्न सारे यूनिक हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है कल के एग्ज़ाम में यहाँ से आपके प्रश्न ज़रूर बने। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखने से पहले आपको जो है वही काम करना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन हिट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और साथ में अगर वीडियो पसंद आती है तो आप जैसे ही 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास समाजशास्त्र है उन तक ये वीडियो पहुँचे, तो आपको क्या करना है, लाइक प्लस एस करना है और अपने साथियों तक ये कंटेंट पहुँचने में उनकी मदद करनी है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बन रहा है। पहला प्रश्न है, भारतीय समाजशास्त्र में जी.एस. मौर्य को किस रूप में सम्मानित किया गया है। तो जो जी.एस. मौर्य थे उनको भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में सम्मानित किया गया है या पहचान है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. मौर्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म 12 दिसंबर 1893 यानी कि 1893 को महाराष्ट्र के गांव मालवा में हुआ था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जी.एस. मौर्य का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो जी.एस. जो मौर्य थे उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1983 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। अब देखिए यहाँ पर 1893 है और यहाँ पर क्या है 1983 है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसको देखना, यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी.एस. मौर्य ने अपनी किस पुस्तक में अपने सक्रिय जीवन का लेख और जोखा प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने जो अपने जीवन के बारे में बताया है वह उन्होंने आई एंड अदर एक्सप्लोरेशंस में बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. मौर्य की पुस्तक आई एंड अदर एक्सप्लोरेशंस कब प्रकाशित हुई थी। तो ये जो पुस्तक है इनकी ये प्रकाशित हुई थी 1972 में यानी कि 1972 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जी.एस. मौर्य ने किस समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का निर्माण किया। तो उन्होंने जो निर्माण किया था भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का निर्माण किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जी.एस. मौर्य का पूरा नाम क्या है। तो उनका नाम पूरा था क्या, गोविंद सदाशिव राव मौर्य। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं, 7 प्रश्न तक जरूर आपका 1 या 2-3 प्रश्न आपके बन सकते हैं ज़रूर एग्ज़ाम में कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी.एस. मौर्य ने मुंबई विश्वविद्यालय के कॉलेज में स्वर्ण पदक सहित एमए की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। कहाँ पर की, एल्फिंस्टन कॉलेज से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जी.एस. मौर्य ने किस विषय में स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की। तो उन्होंने संस्कृत व अंग्रेजी विषयों में की थी, यानी कि डबल उन्होंने एमए किया था, स्नातकोत्तर किया था। अब देखते हैं मौर्य ने 1922 ईस्वी में किस विषय पर पीएचडी का शोध ग्रंथ लिखा। तो उन्होंने 1922 में पीएचडी कर ली थी, लेकिन कौन सा शोध ग्रंथ था इनका था एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, अर्थात जाति का प्रजातीय सिद्धांत। बहुत अच्छा टॉपिक था इनकी पीएचडी का ये। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार। अब यहाँ पर जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये प्रश्न आपको जो है 1 लाइनर आंसर इसमें मिलेंगे, यहाँ पर एमसीक्यू बेस में, लेकिन इसमें से एमसीक्यू आप किस तरह से बना सकते हैं तो थोड़ा मैं आइडिया आपको दे देती हूँ। अब देख लीजिए प्रश्न, मनु ने राजा के लिए 3 प्रमुख विधाओं का ज्ञान आवश्यक बताया है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है, प्रश्न बन सकता है कि 3 प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं, किसके अनुसार, राजा मनु के अनुसार। तो वो ऑप्शन में आपको किस तरह से, इधर से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इधर से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मनु ने राजा के लिए कितनी प्रमुख विधाएं बताई हैं। तो 3, 4, 2 इस तरह से करके आपसे प्रश्न
पूछा जा सकता है। अब है, मनु ने राजा पर किस प्रकार के नियंत्रण लगाए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाऊंगी प्रश्न को कि आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पर मनु ने राजा पर धर्म का नियंत्रण, संस्थागत नियंत्रण, दंड द्वारा नियंत्रण, कठिन प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक दिनचर्या द्वारा नियंत्रण लगाया है। मनु ने राजा पर धर्म का नियंत्रण। अब यहाँ पर इतने सारे नियंत्रण बता दिए गए हैं। अब इसमें से आपसे कोई एक भी पूछा जा सकता है और आपसे सीक्वेंस वाइज 2-3 भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नियंत्रण आपको पता है तभी आप आंसर को पुटअप कर पाओगे। पुर का क्या अर्थ है? पुर का अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी। यहाँ से प्रश्न आराम से निकल रहा है आपका MCQ। अब देखते हैं, मनु के अनुसार दूत में क्या क्या गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए? हृदय के भाव, चेष्टाओं को जानने वाला, शुद्ध अंतःकरण वाला, चतुर, कुलीन प्रीति वाला, याद रखने वाला, देश काल को जानने वाला, निडर होना चाहिए। तो वही जैसे प्रश्न मैंने भी आपको ऊपर बताया कि सीक्वेंस वाइज भी आपसे पूछ सकते हैं और आपसे ये नंबरिंग भी पूछ सकते हैं कि कितने गुण क्या किस तरह से उन्होंने बताए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मनु ने 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम व 1000 ग्रामों के अधिकारी को क्या नाम दिए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्ज़ाम में ज़रूर। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन आराम से निकल रहे हैं। वह आपसे किसी भी ग्राम के बारे में पूछ सकता है और कहीं भी जैसे आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं तो कहीं भी ये दो सारे ही ग्रामों के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो सभी के आप पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न, पुरुषार्थों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, इनके भी नाम आप आराम से पढ़ लीजिए क्योंकि पुरुषार्थ के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। काउंटिंग तो पूछी जा सकती है, नाम भी। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? राजबली पांडे है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन के अधिकारों को क्या कहा गया है। तो ये आपको पता ही है कि क्या कहा गया है, लगाइए इसका टिक खुद से। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विशेषताएं विचारधारा की नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है सामाजिक विचारधारा का संबंध केवल सामाजिक समस्याओं से है, ये नहीं है, बाकी जो है सारी हैं। बाकी देख लीजिए, यूरोप में विकसित नवीन दर्शन के प्रमुख मूल्य माने गए हैं। तो यूरोप में विकसित नवीन दर्शन के प्रमुख मूल्य क्या हैं? उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, आप ये तीनों तो याद होने ही चाहिए और प्रश्न में एक भी पूछा जा सकता है, तीनों को भी आपसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ। तो ये हुआ था 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। तो आपको पता ही है कि ये हुआ था 14वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो यह हुआ इटली से। प्रश्न मैं जितने भी लेकर आई हूँ सारे यूनिक हैं, अच्छे से इनको याद कीजिए, प्रश्न जरूर बनेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनर्जागरण की अवधि मानी जाती है। तो लगभग 200 वर्ष पुनर्जागरण की अवधि मानी गई है। ज्ञानोदय प्रबोधन का युग परिणाम है। युग का कौन से युग का परिणाम है? ये है पुनर्जागरण का परिणाम। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है, ये जो प्रश्न है ना आपके, मैंने कई बार ये चीज़ समझाई, अगर आपने पहले भी वीडियोस देखी हूँ, आपके सब्जेक्ट जो और हैं, तो मैं कहती हूँ कि प्रश्न बदलते हैं, आंसर एज ए इट रहते हैं। तो प्रश्न पूछने का ढंग बदल जाता है। प्रश्न आपसे अभी ये ज्ञानोदय प्रबोधन का युग का परिणाम पूछा गया, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो पुनर्जागरण का जो परिणाम है वह किसके द्वारा हुआ। तो आप बताएंगे ज्ञानोदय प्रबोधन के युग के द्वारा हुआ, और इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैंने कहा ना, प्रश्न घूमते हैं लेकिन आंसर वहीं रहते हैं। तो प्रश्न को इस तरीके से पढ़ें कि वह किसी भी तरीके से आपके सामने आए, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो उस प्रश्न को देखकर, और आपको आंसर पे तथ्य अपने बिल्कुल जमे रहे, है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोटेस्टेंट विद्रोह था, वर्ग संघर्ष के प्रति विद्रोह, चर्च की रूढ़िवादी विचारधारा के प्रति विद्रोह। तो जो आपका प्रोटेस्टेंट चर्च की रूढ़िवादी विचारधारा के प्रति विद्रोह था, तो इस आंसर का जो प्रोटेस्टेंट विद्रोह था ये आपको पता चल चुका है कि चर्च की रूढ़िवादी विचारधारा के प्रति यह
विद्रोह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे प्रश्न है, डीपी मुखर्जी का पूरा नाम क्या है। तो जो डीपी मुखर्जी का नाम है ध्रुवज्योति प्रसाद मुखर्जी है। डीपी मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, 1894 ईस्ट बंगाल में। अब है डीपी मुखर्जी की मृत्यु कब और कैसे हुई, तो ये हुई 5 दिसंबर 1962 ईस्वी को गले के कैंसर से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु के कर्मों के प्रकारों का उल्लेख क्या है। तो कायिक कर्म है, वाचिक कर्म है, तो आबा दोनों हैं, तो दोनों ही कर्मों के बारे में उन्होंने बताया है। व्यक्ति की आत्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति नहीं हो जाती है, मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, अब आते हैं पुंसवन किस प्रकार का संस्कार है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में 99 में इसको मान के चले बन सकता है एग्जाम में। तो प्राज्ञ जन्म संस्कार है, निष्क्रमण का संस्कार क्या है, बाल्यावस्था, उपनयन का संस्कार है शैक्षणिक। ठीक है, जब कोई बच्चा जो है, जैसे आप स्कूल में एडमिशन आपने जब बचपन में आप स्कूल गए होंगे नर्सरी केजी में, तो ऐसे ही पहले एक उपनयन संस्कार होता था। जब बच्चा पहली बार पहले स्कूल तो होते नहीं थे, विद्यालय भी नहीं होते थे, संस्थाएं होती थी, वहाँ पर जब बच्चा एडमिशन लेता था तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य जीवन में लगभग 40 संस्कार होते हैं। ये संस्कार शरीर तथा वज्र के संबंधित बताए गए हैं। यह किसके अनुसार है, तो गौतम धर्म के सूत्र के अनुसार है। आश्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है, विश्राम स्थल। आश्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है, विश्राम स्थल। बहुत अच्छा नाम दिया गया है। हिंदू आश्रम व्यवस्था पुरुषार्थ के सिद्धांत की अभिव्यक्ति है। यह किसने कहा, यह फिर कथन किसका है, तो यह डॉक्टर कपाडिया का है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य की उम्र मानी गई है, तो वह मानी गई है 100 वर्ष। ठीक है, सारे काम निपटाइए फिर आश्रम व्यवस्था में पहुंच जाइए। प्रत्येक आश्रम का समय निर्धारित है, तो वह है 25 वर्ष, यानी कि आपके आश्रम जो है पहला 25 पे, फिर दूसरा 50 पर, फिर आपका 75 पर, फिर 100 पर, इस तरह से ये बदले गए हैं। ऋग्वेद में मनु को क्या कहा गया है, तो ऋग्वेद में मनु को सृष्टि का प्रवर्तक और मानव जाति का पिता कहा गया है। आंसर साफ दिखाई दे रहा है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1931 में गांधी जी द्वारा किया गया नमक आंदोलन सत्याग्रह कौन सा रूप था, तो यह कौन सा रूप था, सविनय अवज्ञा। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में जरूर बन सकता है। अहिंसा के संबंध में गांधी जी की सर्वाधिक किससे प्रभावित हुए, तो वह प्रभावित थे टॉलस्टॉय से। चलिए पूरे एक तरह से गुरु भी मानते थे। वैसे तो इनके गुरु, राजनीतिक गुरु जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं। एक दार्शनिक अराजकतावादी किस विचारक को कहा गया है, तो यह कहा गया महात्मा गांधी को। गांधी जी के अनुसार आर्थिक न्याय असमानता को दूर करने के लिए किस सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए, तो उनका मानना था कि अपरिग्रह सिद्धांत को अपनाना चाहिए। फिर है, आत्मिक बल के रूप में वीरों का आभूषण गांधी जी ने किसे कहा है, तो उन्होंने कहा है अहिंसा को। ठीक है, जिसके द्वारा उन्होंने देश को आज़ादी भी दिलाई। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, यह कथन किसका है, यह महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन वो तब भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी की कृति कौन सी नहीं है, पूछा गया कौन सी नहीं है, बाकी है। तो भारत एक खोज उनकी नहीं है, बाकी हिंदी स्वराज्य, मेरी आत्मकथा, सत्य ही ईश्वर है, ये तीनों उनकी हैं। भारत एक खोज किसकी है, ये भी आप जान लीजिए किसकी है, और हो सकता है एग्जाम में बन जाए आपके प्रश्न। मेरे विचारों में बिना राष्ट्रवादी हुए अंतर्राष्ट्रीय होना असंभव है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न बहुत अच्छा है, जरूर ढूंढिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हम जैसे जीवों का शाश्वत कानून है, यह शब्द गांधी जी ने किस सिद्धांत के विषय में कहे थे, तो यह कहे थे उन्होंने अहिंसा के संबंध में। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, यह कथन किसने कहा, यह कथन भी गांधी जी ने ही कहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से प्रभु जाति है, कौन सी है, जाट। ठीक है, पर संस्कृति ग्रहण में दूसरे समूह की संस्कृति के तत्वों का सात्विकरण किया जाता है, तो यह क्या किया जाता है, कुछ तत्वपूर्ण संस्कृति को। अब है, प्रभु जाति की संस्कृतिकरण के अक्षरों के रूप में किस विद्वान ने मान्यता दी,
तो यह दी थी श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पश्चिमीकरण में भारतीय समाज प्रभावित हुआ है, तो यह प्रभावित हुआ है ब्रिटेन से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर देख लीजिए, डीपी मुखर्जी किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ के सूत्र से प्रभावित थे, तो यह प्रभावित थे अत्रेय ब्राह्मण से। ठीक है, डीपीजी मुखर्जी अत्रेय ब्राह्मण के किस सूत्र से प्रभावित थे, तो यह प्रभावित थे चवेरती से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीपी मुखर्जी अत्रेय ब्राह्मण के किस सूत्र में चवेरती से प्रभावित थे, उसका क्या अर्थ है। यहाँ पर ये चवेरती है, लेकिन ये धवेरती और चवेरती शब्द है ना। आगे बढ़ो, देखो बार सचेत हो जाओ, इनमें से कोई नहीं, तो यह था आगे बढ़ो। अब है प्रोफेसर डीपी मुखर्जी का भारतीय समाज में किस रूप में याद किया जाता है, तो उनको मार्क्सवादी के रूप में याद किया जाता है। पता होगा आपको मार्क्सवादी क्या है, समाजवादी, लोकतंत्रवादी, ये तो पढ़े होंगे आपने, अब आपका लास्ट ईयर चल रहा है। अब देखते हैं प्रोफेसर डीपी मुखर्जी स्वयं को किस रूप में देखते थे, ये मार्क्सवादी के रूप में देखते थे। अब आते हैं, राधा कमल मुखर्जी ने सर्वप्रथम कहाँ शिक्षण कार्य किया, तो इन्होंने ही किया था बरहमपुर कलकत्ता के कृष्णनाथ में, है ना। अब आते हैं, पश्चिमीकरण के किस समाजशास्त्र की अवधारणा है। पश्चिमीकरण जो है वह प्रोफेसर एम श्रीनिवास की है। श्रीनिवास की पुस्तक का नाम बताना है, तो यह है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। पश्चिमीकरण शब्द का अर्थ प्रोफेसर श्रीनिवास ने क्या बताया, तो इन्होंने क्या बताया है, पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया गया जो भारत की 19वीं 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासनकाल की अवधि में हुए। अब ये प्रश्न लाने का क्या तात्पर्य है, तो पश्चिमीकरण शब्द का अर्थ ने क्या बताया, तो यहाँ पर डेफिनेशन आपकी आ सकती है और इसमें दे दिया जाएगा कि ये किसका कथन है या फिर किसका शब्द है। तो अगर आपको नहीं पता होगा श्रीनिवास ने कहा, तो आप कैसे इसका आंसर पुटअप करोगे। पश्चिमीकरण के दो आदर्श बताने हैं, मॉडल्स बताने हैं, ब्रिटेन और अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। लौकिकरण का अर्थ, तो इसका अर्थ देख लीजिए, लौकिकरण से अभिप्राय, विभक्तीकरण से प्रक्रिया, तो ये डॉक्टर M.N. श्रीवास्तव। द्विज क्या है, द्विज का अभिप्राय उन हिंदू जातियों से जिनका अध्ययन संस्कार जनेऊ धारण करना होता है, यूँ जातियों से संबंधित होते थे। एक तरह से एक ब्राह्मण के रूप में आप इसको जान सकते हैं। अब आते हैं, योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को माना है। उन्होंने, योगेंद्र सिंह ने जो संस्कृतिकरण को माना है, प्रजातांत्रिकरण माना है। संस्कृतिकरण के मुख्य रूप से कितने आदर्श पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 4। अब ये कौन कौन से 4 हैं, ये भी आपको खोज करनी है, इनको देखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत की पुरानी राज्य पद्धति को समाप्त करके नवीन सुदृढ़ राज्यों की स्थापना को राय कब दी, तो उन्होंने दी 1 अक्टूबर 1956 को। 1962 में भारत पर किसका आक्रमण हुआ, सभी को पता है कि 1962 में जो आक्रमण हुआ था वह चीन का हुआ था। आयोग ने कितने राज्यों को केवल भाषा के आधार पर बनाने के सिद्धांत को स्वीकार किया है, तो उन्होंने 16 राज्यों को। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण के विरोधी तत्व हैं, तो प्रोक्त सभी हैं। ठीक है, जातिवाद भी, भाषावाद भी, सांप्रदायिकता भी। राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव में शामिल है, तो ये सभी शामिल हैं। इस तरह से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, इसको पोस्ट कर लीजिए वीडियो को, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं, डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के प्रमुख पक्ष क्या हैं, तो उनके अनुसार व्यावसायिक परिस्थिति भी है और सामुदाय पारिस्थितिक भी है। ठीक है, हिमालय प्रदेश में जनघनत्व पाया जाता है, तो वह कम होता है। ठीक है, अब आते हैं, निम्नलिखित में से किस पर प्राकृतिक अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है, तो जनसंख्या पर भी, मानवाधिकार पर भी, मनुष्य के खान पान पर भी प्राकृतिक अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर मुखर्जी ने परिस्थितिगत अवस्था में अनुकूलन के स्तर बताए हैं, कितने, 3 बताए हैं। अभी ये स्तर कौन कौन से हैं ये भी आप याद कीजिए। ठीक है, समाजशास्त्रीय विचार कहलाते हैं, उपरोक्त सभी विचार कहलाते हैं। समाज के बारे में चिंतन को क्या कहते हैं, सामाजिक विचारधारा कहते हैं। बाकी प्रश्न यहाँ पर ये पोस्ट कर लीजिए वीडियो को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर यहाँ पर है महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं,
गांधी जी ने किससे प्रभावित होकर मशीनों का विरोध किया? तो उन्होंने रॉस्किन से प्रभावित होकर मशीनों का विरोध किया था। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कब और कहाँ किया? तो उन्होंने 1917 में चंपारण में किया था। गांधी जी किसे समाप्त करना चाहते थे? वह पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो आज भी समाप्त नहीं हुआ है। गांधी जी ने किस वर्ण व्यवस्था को सही माना है? उन्होंने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को सही माना है। महात्मा गांधी जी किस धर्म में गहन आस्था थी? बौद्ध धर्म में उन्हें गहन आस्था थी। धर्म के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था? उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादी था। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न थे, काफ़ी यूनिक प्रश्न थे और काफ़ी अच्छे प्रश्न रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक प्लस एस तो बनता है, करते रहिए। अपने जैसे जो दोस्त हैं 6 सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, मॉर्निंग में पेपर है, उन तक रात तक ये कंटेंट पहुंच जाएगा जब तक ये लाइक एंड शेयर होगा और उनका पेपर भी अच्छा जाए। और बेस्ट विशेस के साथ आपकी जो है वीडियो यहीं पर ख़त्म है। उस जाने से पहले लाल बटन नहीं दबाया तो दबाइए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइए लाल बटन का, और जो है बेल आइकन भी हिट कीजिए। और लाइक प्लस एस तो बनता ही है, करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।